हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने बिहार का करंट अफेयर्स जो है इसे हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोग पहला पार्ट 1 हम लोगों ने देखा होगा, चर्चित स्थल हम लोगों ने देखा। यह हमारा दूसरा सीरीज हो जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा, चर्चित स्थल हो जाएगा। तो बात करें हम लोग चर्चित, हम लोगों ने स्थल किया और ये चर्चित व्यक्ति हो जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 69 बीपीएससी को अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न की संभावना बनती है और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यहाँ से समझिए कि ग्रांटेड प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये संभावना है और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं उस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार रिवीजन कर लें और रिवीजन करने के बाद ही एग्ज़ाम में जाएं ताकि यहाँ से प्रश्न आपका ना छूटे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि अगस्त 2023 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कौन सा? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पूछता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CNLU बोलते हैं। ठीक है, पटना के कुलपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, पूछा जा सकता है कि चाणक्य राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय के जो पटना में स्थित है उसका कुलपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो देखिए ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाता है, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा नाम रहता है। याद रखिए क्या नाम रहता है इनका, जो ये कुलपति नियुक्त हुए हैं उनका नाम है प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा नाम हो जाता है। ठीक है, कुछ इनका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए CNLU पटना के नए कुलपति बने हैं। तो पद जो भार ग्रहण की तिथि हम लोग देखेंगे 3 अगस्त 2023 को हो जाता है और इन्होंने न्यायाधीश से मृदुला मिश्रा के स्थान पर इन्होंने इस पदभार को क्या किया? संभाला। अगला देखिएगा, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी, कहा जाता है कि प्रोफेसर मुस्तफ़ा इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर थे। किसमें? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये कानून के प्रोफेसर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि वो नालसर NLU यूनिवर्सिटी, कौन सा? तो नालसर LNU यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है और NLU ओडिशा के भी ये वाइस चांसलर रह चुके हैं। याद रखिएगा, वाइस चांसलर क्या है? रह चुके हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग आते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, कहता है कि जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, तो भारत का जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा। और बिहार में अभी हाल ही में कब? तो जुलाई 2023 में इनकी नियुक्ति किया गया है, जिनका नाम क्या होता है? अश्वमेघ देवी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो राजकीय जो बिहार राज्य की महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अश्वमेघ देवी हो जाती हैं। ठीक है, कुछ तथ्यों का हम लोग इस पे बात करेंगे। तो बिहार राज्य महिला आयोग की 9 नियुक्त अध्यक्ष हो जाती हैं, जिनका नाम है अश्वमेघ देवी। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पे हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए अश्वमेघ देवी बिहार के समस्तीपुर, कहाँ के? तो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व जदयू की सांसद थी। ठीक है, पूर्व जदयू की सांसद थी। कहाँ से? तो समस्तीपुर से। याद रखिएगा। कहता है कि अन्य नियुक्त अध्यक्ष थे, क्या थी? तो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये देखिए राजेंद्र कुमार हो जाते हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बने हैं। और अगला देखते हैं, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन बनते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, तीनों का नियुक्त किया गया है। तो अश्वमेघ देवी हो जाते हैं बिहार राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाती हैं। भारत के बारे में पूछ देगा तो रेखा शर्मा हो जाती हैं। पूछा जा सकता है कि बिहार में अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो आपको राजेंद्र कुमार हो जाएंगे। पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शंभू कुमार सुमन हो जाते हैं। अगला सवाल है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार महादलित आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष निराला हो जाते हैं।
एक चीज़ और याद रखिएगा, कहता है कि पिछले कई वर्षों से राज्य महिला आयोग क्या था, भंग कर दिया गया था। ठीक है, भंग कर दिया गया था। लेकिन अभी जो नियुक्त हुई है उन महिला का नाम अश्वमेघ देवी रहता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। कहता है कि जून 2023 में रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये रवि सिन्हा हो जाते हैं। याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा कौन सा, तो रवि सिन्हा हो जाते हैं। देखिए बीपीएससी में ये बिहार का एकदम समझिए कि 15 आपको एपिसोड होगा और 15 अलग अलग एपिसोड हो जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 15 का 15 आप कंप्लीट कर लिए तो बिहार के करेंट अफेयर से एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो रवि सिन्हा हो जाते हैं। ठीक है, देखिए रवि सिन्हा के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। रवि सिन्हा के बारे में थोड़ा जान लें तो देखिए इनकी नियुक्ति जून 2023 में होती है। ठीक है, याद रखेंगे इनकी नियुक्ति कब होता है, और ये रॉ के नए प्रमुख नियुक्त होते हैं। ठीक है, जिनका नाम है रवि सिन्हा। और रवि सिन्हा ने किन का स्थान लिया, किन का स्थान लिया, तो याद रखिएगा ये सम्मत कुमार गोयल हो जाते हैं। और इन रवि सिन्हा के बारे में चर्चा क्यों है, क्योंकि ये बिहार के निवासी हैं, इसलिए रवि सिन्हा को रॉ के जो नए प्रमुख नियुक्त किया गया ये बिहार के निवासी है। इसलिए प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर के निवासी हैं। कहाँ के, भोजपुर आरा, जहाँ पे कुंवर सिंह का मतलब क्षेत्र होता है। उन्होंने 1988 में, कहता है 1988 में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और मध्य प्रदेश कैडर से सेवा की उन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, रवि सिन्हा के बारे में याद रख लीजिए, पूछा जाएगा सवाल। कहता है कि वर्तमान में रॉ में सेकंड इन कमांड हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन मैन के नाम से जाने जाते हैं। और यही प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ऑपरेशन मैन के नाम से किसे जानते हैं, तो रवि सिन्हा हो जाते हैं। याद रखिएगा कौन, तो रवि सिन्हा हो जाएंगे, जिन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वह रॉ के सेकंड इन कमांड है। क्या है, कमांड हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कहता है कि जून 2023 में, कहता है कि जून 2023 में बिहार की स्मिता कुमार ने किस क्षेत्र में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कहता है कौन नाम है, तो स्मिता कुमार नाम है। कहता है कि किस क्षेत्र में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आप देख सकते हैं योगा के क्षेत्र में। कहाँ पे, तो योग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्मिता कुमारी ऐसे भी नाम उनका रहता है। तो स्मिता कुमारी का जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है योग के क्षेत्र में, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे, सेंटर स्प्लिट होल्डिंग अथवा समकोणासन योग में उन्होंने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया। तो देखिएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना 3 घंटा 10 मिनट और 12 सेकेंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी होकर के उन्होंने यह रिकॉर्ड को हासिल किया। कितने घंटों में, 3 घंटा 10 मिनट और 12 सेकेंड में उन्होंने ये उपाधियाँ अपने नाम ग्रहण कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पूछा जाएगा स्मिता कुमारी फेमस इसलिए हैं कि ये बिहार की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये देखिए बिहार की ये बसानपुर गांव की रहने वाली हैं जो नालंदा ज़िला में पड़ता है। नालंदा ज़िला के बसानपुर गांव की रहने वाली हैं जिनका नाम है स्मिता कुमारी, जिन्होंने योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मई 2023 में कहता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में आपको जो चर्चित आप जो पर्सनालिटी देख रहे हैं, इससे प्रश्न निश्चित तौर पे गारंटेड पूछा जाएगा। इसमें 31 प्रश्न है और 31 प्रश्न देखेंगे, बहुत सारा डिस्कशन भी इसके साथ है। ठीक है, तो मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इस कहता है कि इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नया अध्यक्ष जो है आप याद कर लीजिएगा, ये हो जाते हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला हो जाता है। याद रखिएगा, कुछ डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला होता है। देखिए इनका नियुक्ति मई 2023 में किया गया था। किसने किया? तो बिहार सरकार ने किया। देखिए इसके पूर्व डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, छठा नंबर सवाल देखिए। छठा नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हो जाते हैं? पहला व्यक्ति पूछता है जो समीर पांडे हैं, ठीक है, चर्चा में रहे हैं, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा। मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति क्या नाम होता है? समीर पांडे होते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया मेयर पद के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन? समीर पांडे। और तिथि क्या हो जाता है? 22 मई 2023 को हो जाता है। मेयर पद के लिए चयनित व्यक्ति समीर पांडे हो जाते हैं। संपादित शहर कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा ये हो जाता है पैरामाटा शहर में हो जाते हैं, पैरामाटा शहर में, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। देखिए प्रश्न इसलिए पूछेगा कि ये बिहार के क्या हो जाते हैं? भारतीय मूल के थे। कहता है कि समीर पांडे भारतीय मूल यानी कि बिहार के ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं। समीर पांडे लगभग 20 वर्ष पूर्व एक इंजीनियर के रूप में बिहार से कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया गए थे, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो बिहारी हैं वहाँ पे रहते हैं। और बात करें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है समझिए कि बहुत ही कम है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम 3 बच्चा पैदा करना, एक माँ के लिए और एक बाप के लिए, और तीसरा जो बच्चा होगा वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। और यही वजह होता है कि बिहारियों को बहुत ही ज़्यादा यानी कि भारतीय मूल के रहने वाले जो वहाँ पे जाते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सुख और सुविधा दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहते हैं यहाँ पे कि मई 2023 में बिहार के किस युवक को हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए चुना गया? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? तो 2000 मई में कहता है, मई 2023 में कहता है कि बिहार के किस युवक को हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए चुना गया? तो ये देखिए इनका नाम गौतम कुमार रहता है। क्या नाम रहता है? कि तो गौतम कुमार इनका नाम रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। तो देखिए हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के युवक का चयन किया जाता है जिसका नाम है गौतम कुमार, और बिहार के मसौढ़ी के रहने वाले हैं। कहाँ के? मसौढ़ी, जो मसौढ़ी पटना में है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो मसौढ़ी के रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। कहता है कि हैंसन लीडर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के प्रेरणादायी युवाओं का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित देना इसका उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि मई 2023 में बिहार में मिशन परिवर्तन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। कहता है कि बिहार में कब? मई 2023 में कहता है कि बताइए कि बिहार में मिशन परिवर्तन का शुभारंभ जो है कहता है कि किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा हो जाएगा? तो अभी हमारे बिहार के जो युवा नेता हैं यानी कि उप जो मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं उनका नाम है तेजस्वी यादव, ठीक है। क्या नाम होता है? तेजस्वी यादव के द्वारा मिशन परिवर्तन क्या किया गया? शुभारंभ किया गया, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए शुभारंभ जो करता है वो तेजस्वी यादव हो जाते हैं और उप मुख्यमंत्री बिहार के हो जाते हैं। मिशन का संबंध देखें तो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के सेहत में सुधार से है, ठीक है। और मिशन जो 60 है यानी कि मिशन 60 दिन के तर्ज पर यह बनाया गया। बात करें उद्देश्य का तो देखिए अस्पतालों को मरीजों के लिए सुलभ बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? सुलभ बनाना है अस्पतालों के लिए, यानी कि अस्पतालों और मरीजों के बीच में क्या बनाते हैं? सुलभ इसको बनाएंगे, इनका यही उद्देश्य हो जाता है। अगला देखिएगा, कुछ और भी पॉइंट है उसको हम लोग देखने। देखिए मिशन से संबंधित तथ्य के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि कॉलेजों में अनुशासन लागू किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा? तो कॉलेजों में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें क्या होगा? अनुशासन लागू किया जाएगा, डिसिप्लिन, ठीक है,
डिसिप्लिन लागू किया जाएगा। कहता है कॉलेज में उपलब्ध मानव बल का भरपूर उपयोग किया जाएगा। किसका? मानव बल का। इस मिशन का उद्देश्य है कि मानव बल का भरपूर उपयोग किया जाएगा और कहा जा रहा है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और प्रत्येक दिन इवनिंग राउंड सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी डॉक्टर जाके अस्पताल जाए और मरीजों से मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है। अगला देखिए 9 नंबर सवाल है। कहता है कि मई 2023 में, ठीक है, कहता है कि मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। उन्होंने किसका स्थान लिया है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, उन्होंने किसका स्थान हासिल किया? तो ये हो जाते हैं कौन? अशोक कुमार घोष हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। अशोक कुमार घोष का उन्होंने क्या किया? स्थान लिया। ठीक है, तो ये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार शुक्ला, जो भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारी हो जाते हैं। थोड़ा तथ्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि इस पर नियुक्त होने से पूर्व, कहता है कि इस पर नियुक्त होने से पूर्व देवेंद्र कुमार शुक्ला राज्य मतलब बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। याद रखिएगा। एक प्रश्न है जो बहुत ही BBI है, ग्रांटेड ऐसा लगता है कि शायद इसको पूछा जा सके। ठीक है, आपके 69 BPSC में पूछा जा सके और ये आपका 10 नंबर सवाल होता है, बहुत ही BBI है। कहता है कि अप्रैल 2023 में किस ट्रांसजेंडर को बिहार में स्टेट आइकन बनाया गया है? ठीक है, क्या बनाया गया? ये ट्रांसजेंडर हैं। कहता है कि अप्रैल 2023 में किस ट्रांसजेंडर को बिहार में स्टेट आइकन बनाया गया है? तो क्या नाम होता है? इनका नाम मोनिका दास होता है। ठीक है, मोनिका दास होता है। इन्हीं को स्टेट आइकन बनाया जाता है और ये ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है, तो देखिए मोनिका दास बनी बिहार स्टेट आइकन। ठीक है, अप्रैल 2023 में मोनिका दास। घोषणा कौन किया? तो देखिएगा, बिहार मतलब राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इनको स्टेट आइकन बनाया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए उद्देश्य जो है निर्वाचन प्रक्रिया में मंगला मुखी समुदाय की, कौन सा? तो मंगला मुखी समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट आइकन बनाया गया। कौन सा? तो मंगला मुखी समुदाय की सक्रिय सहभागिता को। ठीक है, कहता है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाता है? ये देखिए मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर भारत में इतिहास दर्ज कर चुकी है। ठीक है, ये मोनिका दास जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनी है। नेक्स्ट कहता है कि मोनिका दास बिहार विधानसभा 2022 में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पीठाधिकारी के रूप में चुनाव कार्यों का संपादन कर चुकी है। ठीक है, और यही वजह होता है कि राज्य चुनाव आयोग जो है उनको स्टेट आइकन बना देता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखिए, ये सेशन तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, चाहे जो भी हो, इस सेशन को आपको देख के जाना है। ठीक है, ताकि आपसे रिवीजन बेहतर हो सके और कम से कम दिमाग में क्लिक तो करेगा, आंसर गलत नहीं होगा। अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहे हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे उस समय में। अप्रैल 2023 में अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाते हैं आपके अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम लोग समझ जाए। तो अरविंद पनगड़िया के बारे में हम लोग जानते हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति आपको 29 अप्रैल 2023 को होती है और ये नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार करता है। और इन्होंने इस चीज़ को धारण किया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में। थोड़ा सा कुछ और भी महत्वपूर्ण है अरविंद पनगड़िया के रूप में। देखिए अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और BPSC ने एक बार इनके बारे में पूछ दिया था, जब ये उपाध्यक्ष बने थे तब की बात है। ठीक है,
नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उस पीरियड में बीपीएससी ने यही सवाल पूछा था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि वर्तमान समय में अरविंद पनगड़िया यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आप अगर अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो जाते हैं। क्या नाम है रहता है इनका? अरविंद पनगड़िया, जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि मार्च 2023 में किसने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाता है? तो हम लोग ये देखेंगे, मुख्य जो न्यायाधीश के पद पे जो इन्होंने पद को धारण किया उनका नाम है जस्टिस के विनोद चंद्रन नाम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जस्टिस के विनोद चंद्रन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन के बारे में। ठीक है, और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या हुआ, इन्होंने शपथ लिया था। शपथ कब लिया था? तो 29 मार्च 2023 हो जाता है। ठीक है, और जस्टिस के विनोद चंद्रन हो जाते हैं। शपथ किसने दिलवाया? ठीक है, अच्छा मेरे यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ आपको एनसीईआरटी की क्लास भी शुरू होने वाली है। 5 अक्टूबर से ये शुरुआत हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें कि अगर बीपीएससी में या यूपीएससी को देना है तो सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारे यहाँ खास करके होता है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में जा कर के आप देखिएगा, हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी समझिए कि बारीकी से देखा है। तो अगर आप नए नए हैं तो कहीं भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के पहले आप अपने घर पे कम से कम 5 महीने या 6 महीने का मतलब समझिए कि एक टारगेट बनाइए एनसीईआरटी पढ़ने का, एनसीईआरटी अध्ययन करने का। ठीक है, एनसीईआरटी अध्ययन करने के बाद ही आपका सफ़र शुरू होता है। उसके बाद आपको बनता है तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, और नहीं बनता है तो आपके सीनियर, आपका कोई भी टीचर, आपके भाई बंधु, आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे, आप यूपीएससी भी फाइट कर जाइएगा। तो सबसे पहले जो 5 महीने आपका घर में बैठ कर के एनसीईआरटी का जो अध्ययन होता है, यही महत्वपूर्ण है, यही सब कुछ है। अगर आईएएस बनना है तो इसके बिना समझिए कि असंभव हो जाता है। एक बीपीएससी में ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी का अध्ययन होना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जेएनयू के प्रोडक्ट नहीं होते, बनारस जो विश्वविद्यालय होते हैं ऐसे प्रोडक्ट नहीं होते, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट नहीं हो पाते। क्या कि वहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं वो इतना ज़्यादा स्टडी करवा देते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं कि एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो लोग का बैकग्राउंड इस तरीके से है, इस कदर है, तो उनको एनसीईआरटी का अध्ययन करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी के अध्ययन में क्या क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए उसका क्लास हमने शुरू किया है, 5 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, अगर बात करें इसकी विशेषता की तो देखेंगे लगभग 500 घंटों से अधिक कक्षाएँ आपको मिलेगी। वैलिडिटी की अगर बात करें तो 1 साल का वैलिडिटी है। और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो हम लोग प्रत्येक टॉपिक का एक टेस्ट लेने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा जो भारत के किसी भी, यानी कि बिहार के किसी भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाले लोग ये नहीं कराते हैं। क्योंकि मेरा मकसद ही है आपको लिखना आना चाहिए, और यूपीएससी में मेंस का और बीपीएससी में मेंस का खेल ही होता है लिखने का। जो शब्दों से खेलना जानता हो, जो शब्दों को अच्छी तरह से, यानी कि समझिए कि तारतम्यता उनके शब्दों में वो सब जादू अगर हो, मौलिकता हो, तो वहीं आंसर अच्छा लिख पाते हैं, आइडियल आंसर लिख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है उन्हीं को मार्क्स दिया जाता है। बौद्धिक क्षमता अगर बढ़ जाती है और लिखने की कला दोनों अगर एक साथ हो जाए तो समझिए कि आप टॉपर्स हो जाते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखता, आप कितना जल्दी चीज़ों को सीखते हैं ये मायने रखता है, और मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनसीईआरटी का क्लास है। और मात्र हम लोगों ने G20 के शुभ अवसर पे मैंने इसको काफ़ी कम किया है, 2500 रुपये मात्र इसका फ़ी है। ठीक है, और हम लोग बात करें तो 69 बीपीएससी का मेन का क्लास आपको 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑफलाइन अगर मानते हैं कि आपका 100 पार कर जाता है, अगर आपने पार किया बीपीएससी के एग्ज़ाम में 69, तो आप हमसे संपर्क करेंगे। आपका ग्रांटेड जो पटना में या आपको कहीं भी इतना बेहतर नहीं कराई जाती होगी, जो मैं आपको लिखने की जो टेक्निक है, जो तकनीक है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ से 67 में मैंने प्रयोग किया है, और हम कहीं और भी पढ़ाते थे तो मैंने खुद का ये सब चीज़ें किया। क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरा चैनल एकदम नया होगा,
ठीक है। और इस पे हमने 67 में हमारे यहाँ से मतलब रिजल्ट अच्छा खासा हुआ। 100% की मैं बात कर सकता हूँ, 100% रिजल्ट हुआ है। लोग 5000 में 5 रिजल्ट दिखाते हैं, मैं 5 लोगों में 4 रिजल्ट दिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ था। 69 का मेंस का क्लास ऑफलाइन चलेगा और उसमें बहुत सारी जो विशेषताएं हैं जिसके बदौलत आपको मार्क्स मिलेगा। हम लोग मार्क्स पे काम करते हैं, मार्क्स कैसे आए, ठीक है, और आपकी लेखन क्षमता कैसे बढ़े, इस पे बात होगी। और बात करें हम लोग 70 बीपीएससी का क्लास, तो 70 बीपीएससी का क्लास भी आपको 5 अक्टूबर से ही प्रारंभ होने जाती है, या 5 या 10 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें तो हमारी टीम के माध्यम से दारोगा की तैयारी हो रही है। और बात करें तो यहाँ पे एक जो समझिए कि जो सफल हैं उन्होंने अपने दारोगा में, और अभी उनका इंटरव्यू भी है जो आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे, जो प्रियंका सिंह के नाम से जो ज्योग्राफी वो पढ़ाती थी, उनका ऑलरेडी मेंस समझिए कि इंटरव्यू हुआ है। और दारोगा में भी उन्होंने फाइट किया था, पीटी कम मेन दोनों किया था। उनका फिजिकल में थोड़ा सा ये हो गया, दौड़ नहीं पाई। तो ये चीज़ हम देखते हैं। और बात करें तो जो 10+2 का जो आपके सामने आया हुआ है बिहार एसएससी का, उसका भी बैच हमारे टीम के द्वारा चलने वाली है। और बात करें तो हम लोगों ने टीचर का जो ये किया था, तो टीचर में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हमने फोकस किया मैंने आपको साबित करके दिखाया था। ठीक है, तो हम लोग इस बार से एक नए रणनीति के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे, ताकि आपका, और यहाँ पे कोई भी अगर बात करें हम लोग तो सिर्फ रिजल्ट की बात होगी। यहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा, और हम लोग परिचर्चा में आपको शामिल करेंगे, परिचर्चा में आपको लेके चलेंगे जहाँ से आपका ग्रांटेड रिजल्ट होगा। किसी भी हालत में रिजल्ट होगी। हम आपको भीड़ नहीं दिखाएंगे कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा लंबा टीचरों का टीम है, लेकिन जो भी टीम होगा एकदम सफल होगा। आपको आपके रिजल्ट दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे हमारा बड़ा सबसे बड़ा टीम क्यों ना हो जाए, अगर आप तैयार नहीं हैं तो हम चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लें, आप कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेटजी है आपको हम ज़रूर वहाँ पे लेके चलेंगे, ताकि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा मतलब समझिए कि स्टार्टिंग था और सब शुरू होने वाला है। तो देखते हैं उन्होंने ये कहा कि शपथ जो दिलवाया वो कौन थे। तो शपथ किसने दिलवाया, तो देखिए शपथ आपको बिहार के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने ही इनका क्या किया, शपथ दिलवाया। तो अगला देखते हैं, कहता है कि विशेषता क्या है भाई, तो ध्यातव्य है कि जस्टिस के विनोद चंद्रा नवंबर 2011 से क्या थे, केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बिहार में न्यायाधीश बनने के पहले कहाँ थे, तो केरल में थे। तो केरल के हाईकोर्ट में क्या थे, तो न्यायाधीश थे। याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि मार्च 2023 में बिहार की किस महिला ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, कौन सा, तो किलिमंजारो पर पहुंचकर क्या किया, तिरंगा फहराया। इनका नाम होता है लक्ष्मी झा हो जाते हैं। क्या नाम रहता है, तो लक्ष्मी झा होता है नाम। और बिहार की जो बेटी है किलिमंजारो चोटी को फतह की है। और पूछा जाता है कि किलिमंजारो कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में हो जाता है। ठीक है, और मार्च 2023 में उन्होंने ये काम किया। और देखिए कहता है किलिमंजारो चोटी फतह की, जिनका नाम है लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा को चोटी पर पहुंचने में लगभग 36 घंटे का समय लगा। ठीक है, पर्वत की ऊंचाई की अगर बात करें तो 19,341 फीट है, यानी कि 5,895 मीटर हो जाता है। ठीक है, लक्ष्मी झा की बात करें तो बिहार के सहरसा जिले के बनगांव की रहने वाली है, यही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक तो ये बन जाएगा आपके लिए, और इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो सहरसा जिला के बनगांव के रहने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके विशेषता के बारे में और भी जान लेते हैं। देखिए विशेष वर्ष की बात करें तो 2022 में लक्ष्मी झा ने मात्र 9 दिनों के अंतराल पर ही नेपाल के काला पत्थर चोटी और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई पूरी की है। ठीक है, उन्होंने ये काम भी किया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कहता है कि फरवरी 2023 में बिहार के कौन सा 41वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, 41वां, तो 40वां तो आपको पता होगा फागू चौहान हो जाते हैं। तो चलिए 41वां हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 41वां देखिएगा,
41वां पूछा जा रहा है कि राज्यपाल कौन हो जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो ये देखिए, ये हो जाते हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाते हैं। अगर क्रम की बात कर दिया जाए तो इनका क्रम हो जाता है कौन सा? 41 हो जाएगा, ठीक है। और फागू चौहान इसके पूर्व में रहते हैं, जिनका क्रम क्या हो जाएगा? 40वां हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि शपथ ग्रहण का डेट बताइए। कभी कभी बीपीएससी के द्वारा डायरेक्ट डेट पूछा जाता है, तो कब हो जाएगा? 17 फरवरी 2023 को। नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कहा जाता है कि शपथ किसने दिलवाया था? तो देखिए, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह थे, पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार के पूर्व राज्यपाल कौन थे? तो फागू चौहान हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। बिहार आने के पहले ये कहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए, कहते हैं कि जनवरी 2023 में किसे बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? ठीक है, कौन सा? तो नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके हो जाते हैं पीके शाहीन का नाम होता है। आंसर भी हो जाएगा, पीके शाही नाम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इनको नियुक्ति आपको 13 जनवरी 2023 को होता है। प्रशांत कुमार शाहीन का नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो पीके शाही हो जाता है, ठीक है। देखिए, इन्होंने स्थान लिया किनका? तो ललित किशोर का इन्होंने स्थान लिया, ठीक है। ललित किशोर का इन्होंने क्या किया? स्थान लिया। और पीके शाही दूसरी बार बिहार राज्य के महाधिवक्ता बनाए गए हैं। ये पहली बार नहीं होता है, ये दूसरी बार होता है, ठीक है। ये दूसरी बार ये महाधिवक्ता बने हैं। अगर बात करें इससे पूर्व कब बने थे, तो 2005 से 10 तक वे राज्य सरकार के महाधिवक्ता रह चुके हैं। और ये नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, 16 नंबर सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये आपको एसके सिंघल हो जाते हैं, याद रखिए, एसके सिंघल हो जाते हैं, ठीक है। पूर्व डीजीपी सिंघल बिहार के केंद्रीय चयन परिषद के नए अध्यक्ष हो जाते हैं। नियुक्ति तिथि की बात अगर कर दिया जाए तो 14 जनवरी 2023 हो जाता है, ठीक है। संजीव कुमार सिंघल पूर्व डीजीपी। स्थान किसका लिए? तो के एस द्विवेदी का इन्होंने स्थान लिया। किसका? के एस द्विवेदी का इन्होंने क्या किया? स्थान लिया, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात कर ले। देखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सारा का सारा आप सेशन कंप्लीट करें तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो देखिए, केंद्रीय चयन परिषद बिहार में सरकारी विभागों में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, ठीक है। और सिंघल 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। ये 19 दिसंबर 1922 को बिहार के डीजीपी पद के सेवानिवृत्त हुए थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 17 नंबर। कहता है कि जनवरी 2023 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। वे कुल कितनी बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जो सवाल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये इन्होंने कितना बार बना? 7 बार, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। इन्होंने क्या किया? सांसद निर्वाचित कितने बार हुआ? 7 बार ये हुए थे, ठीक है। इनके जो तथ्य हैं इसे याद रखिएगा, यहाँ से तो पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए देखिए, बिहार करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10-12 कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कोई ठीक नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि बिहार बीपीएससी सबसे ज़्यादा हो सकता है कि बिहार करंट को ही डाल दे, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए। तो शरद यादव के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जिस तरीके से आप देखिएगा, आप एग्ज़ाम दिए होंगे पूर्व में, तो रामविलास पासवान से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसलिए ये भी बहुत समझिए कि फेमस पर्सनालिटी है, इनसे भी प्रश्न बनता है। कहता है कि निधन कब हुआ? तो 12 जनवरी 2023 को। उस समय इनकी उम्र 75 वर्ष थी, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बांगई गाँव में इनका क्या था? जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो देखिए, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, याद रखिए। मध्य प्रदेश के जन्म कहाँ पे हुआ है? तो देखिए, होशंगाबाद जिले में हुआ था। गांव का नाम बाबई गांव हो जाता है, ठीक है। देखिए, कहता है कि जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कब? तो 2003 से 2016 तक ये क्या थे? अध्यक्ष थे।
कहता है कि लोकसभा सांसद 7 बार लोकसभा सांसद हुए थे। 1974 में पहली बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये सांसद बने थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग बिहार के लिए ज़्यादा जानते हैं शरद यादव को। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने सीट हासिल किया था वो था मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहा तो जबलपुर से पहली बार ये सांसद बने थे। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद बने, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से बनते हैं और 4 बार बिहार के मधेपुरा से बनते हैं। ठीक है, और 4 बार मधेपुरा से बन जाते हैं तो लगता है कि बिहार के रहने वाले। ठीक है, इसलिए राज्यसभा सांसद की बात करें तो 4 बार बनते हैं और केंद्रीय मंत्री की बात करें तो बीपी सिंह सरकार एवं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये, ठीक है, शामिल थे। तो देखिएगा, हम लोग अगर और भी इनके महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों पे बात कर लें, क्योंकि बहुत ही वीवीआई हो जाते हैं ये पर्सनालिटी। देखिए, कहा जाता है कि शरद यादव मई 2018 में बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण जदयू से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ठीक है, शरद यादव क्या हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी से दोनों मिल गया। उसके बाद शरद यादव यहाँ से क्या हो गए, बाइकाट हो गए, अलग हो गए। कहते हैं इसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल LJD नामक नई पार्टी बनाई। ठीक है, जिसका मार्च 2022 में राष्ट्रीय जनता दल में क्या हो गया, विलय कर लिया गया। ये राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के दर्शन एवं विचारों से प्रेरित है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनके ऊपर किनका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं और राम मनोहर लोहिया हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया। ठीक है, किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया, तो स्टेट आइकन की बात करें तो ये बिहार हो जाता है। ठीक है, बिहार हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, लोक गायिका है मैथिली ठाकुर बिहार के स्टेट आइकन नियुक्त हुई हैं। ठीक है, नियुक्ति का तिथि देखिए 2 जनवरी 2023 हो जाता है। कौन नियुक्त करता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा होता है स्टेट आइकन के रूप में। देखिए, नियुक्त व्यक्ति जिनका नाम है मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं और कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं में जागरूकता पैदा करना, इसीलिए इनको क्या बनाया गया, स्टेट आइकन बनाया गया। अगला सवाल देखते हैं, दिसंबर 2022 में बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए ये होते हैं राजविंदर सिंह भट्टी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। कौन सा, तो राजविंदर सिंह भट्टी हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा इनके बारे में कुछ जान लें। नवनियुक्त जो DGP राजविंदर सिंह भट्टी हो जाते हैं और इन्होंने स्थान लिया संजीव कुमार सिंघल के स्थान पे आ गए। ठीक है, तो राजविंदर सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं और ये भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। ठीक है, राजविंदर सिंह इससे पहले BSF के पूर्वी कमान के ADG के पद पर क्या थे, कार्यरत थे, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि नवंबर 2022 में किसे बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो किसको नियुक्त किया, ये भी मैथिली ठाकुर हो जाती हैं। ठीक है, मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, खादी विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, बनाया गया इनको। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और भी जान लें। सवाल कहता है कि मैथिली ठाकुर बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। कब किया गया, तो नवंबर 2022 में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो उद्योग विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा मैथिली ठाकुर है और बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इनको ये नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है कि अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने, देखिए नाम देखिए, ऋषि सुनक ने बिहार के किस व्यक्ति को अपनी कोर कमेटी में शामिल किया। ठीक है, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लीजिएगा। अपने कोर कमेटी में प्रज्वल पांडे को शामिल किया। प्रज्वल जो पांडे हैं इन्हीं को शामिल किया, ऋषि सुनक ने अपने कोर कमेटी में इनको शामिल किया गया। ठीक है, इनका देखिएगा। देखिए, कहता है यहाँ पे कि अक्टूबर 2022 में इनको शामिल किया गया, किसको, प्रज्वल पांडे को। और शामिल किसने किया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, कोर कमेटी में। प्रज्वल पांडे का मूल निवास क्या है, तो सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड का जामापुर में इनका घर होता है।
ठीक है। तो देखिए कहता है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, प्रज्वल पांडे ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। प्रज्वल मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं ना, 22 नंबर देखिए। 22 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि अक्टूबर 2022 में बिहार के किस चुनावी रणनीतिकार ने हाजीपुर से पद यात्रा शुरू किया। ठीक है, क्या हो जाता है, पद यात्रा किसने शुरू किया, तो प्रशांत किशोर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रशांत किशोर। जन सुराज यात्रा कहाँ से, तो देखिए ये हो जाते हैं हाजीपुर से। 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने प्रारंभ किया, कहाँ से, तो हाजीपुर से। क्या नाम रहता है, प्रशांत किशोर नाम रहता है। ठीक है, और पद यात्रा का नाम क्या हो जाएगा, जन सुराज यात्रा, याद रखिएगा। तय की जाने वाली दूरी कितना है, 2500 किलोमीटर से अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, 23 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि सितंबर 2022 में प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये आपके लिए VBI है, याद रखिएगा। और पद्मश्री से सम्मानित इनको 2021 में किया गया था। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी हो जाते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। इनका निधन 7 सितंबर 2022 को हो जाता है। पेशा लोक नर्तक और थिएटर कलाकार हो जाते हैं। और प्रसिद्ध किसके लिए थे, तो लौंडा जो नाच होता है उसके लिए हो जाता है। ठीक है, इन्होंने संगीत नाटक अकादमी 2017 में पुरस्कार प्राप्त किया है और 2021 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, जिनका नाम क्या रहता है, रामचंद्र माझी नाम रहता है। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करते हैं। देखिए, रामचंद्र माझी बिहार के सारण जिले के निवासी है। कहाँ के, सारण जिले के निवासी हैं। और वे भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली के सदस्य भी थे। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, 24 नंबर सवाल कहता है, अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो BPSC के अध्यक्ष के रूप में आप देख सकते हैं अतुल प्रसाद को ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन हो जाते हैं, देखिए ऐसे, हालांकि इसमें इनका नाम नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, बिहार लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं उनका नाम है अतुल प्रसाद। ठीक है, और इनकी नियुक्ति 4 अगस्त 2022 को हुआ है। पद ग्रहण तिथि की बात करें तो 5 अगस्त 2022 हो जाता है। और उन्होंने स्थान किसका लिया, तो देखिएगा RK महाजन का स्थान लिया, जो बिहार सरकार ने इनको नियुक्त किया। अतुल प्रसाद 1987 बैच के बिहार कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 25 नंबर सवाल देखेंगे। अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अवध बिहारी चौधरी हो जाते हैं। याद रखिए, कौन, अवध बिहारी चौधरी हो जाते हैं। आंसर भी हो जाता है, कब, तो 26 अगस्त 2022 को अवध बिहारी चौधरी को। और कौन से क्रम में अगर अध्यक्ष का क्रम देखेंगे तो ये 17वां अध्यक्ष हो जाते हैं। कौन सा, तो 17वां अध्यक्ष हो जाते हैं। अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है, वे राबड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 नंबर कहता है कि अगस्त 2022 में बिहार विधान परिषद का सभापति किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, बिहार विधान परिषद का सभापति कहता है किसको, तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर हो जाते हैं। ठीक है, देवेंद्र चंद्र ठाकुर, कब, चयन तिथि तो 24 अगस्त 2022 को। देवेंद्र चंद्र ठाकुर कहता है कि देवेश चंद्र ठाकुर महागठबंधन की तरफ से सभापति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से किसी द्वारा नामांकन दाखिल न करने के कारण वे सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। ठीक है, क्या हुए, निर्विरोध चुने गए थे। 27 नंबर सवाल देखिएगा, टोटल 31 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, कहता है कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लिया। इस तरह नीतीश कुमार अब तक कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो कितनी बार हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये 8 बार बनते हैं आपके। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये 8 बार बिहार के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। इस तरह से ऑप्शन क्या हुए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन अब ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा।
ये पूछा गया सवाल है। अब ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, 4 ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये कितने बार बनते हैं? 8 बार बनते हैं, याद रखिएगा। नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिया। तो देखिएगा ये 10 अगस्त 2022 को उस समय शपथ किसने दिलवाया था? तो राज्यपाल थे फागू चौहान, ठीक है। और नीतीश कुमार जो मंत्री बने वो 8वीं बार बने। देखिए उप मुख्यमंत्री कौन बने? तेजस्वी यादव हो जाते हैं, ठीक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाते हैं। सितंबर 2022 में बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात कर दिया जाए तो किसको नियुक्त किया गया? तो देखिएगा यहाँ पे भी आंसर आपका ये नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी हो जाते हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपका आंसर ई हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नियुक्ति माह की बात करें तो सितंबर 2022 में हो जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। और देखिए यहाँ पे नियुक्त व्यक्ति मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी हो जाते हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 का आयोजन हुआ था अक्टूबर 2022 में, ठीक है। कुछ यहाँ पे तथ्यों के बारे में बात कर लेंगे ताकि पूछा जाएगा। कहता है कि बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए दोनों अभिनेताओं को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है कुछ ही सेकंड में विभिन्न कैलेंडर तिथियों को याद रखने और सटीक जानकारी प्रदान करने की असाधारण क्षमता के लिए बिहार के किस व्यक्ति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो क्या नाम रहता है? इनका नाम अभय कुमार रहता है। क्या नाम है? तो अभय कुमार हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में, अभय कुमार के बारे में। तो अभय कुमार ये आपके वैशाली के रहने वाले हैं, गाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। और पेशा की बात करें तो शिक्षक या मेमोरी कोच हो जाएंगे। और गिनीज बुक रिकॉर्ड की बात करें तो 1 मिनट में 16 कैलेंडर तिथियों की मानसिक गणना करके इन्होंने ये हासिल किया है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल है, सितंबर 2022 में बिहार में निर्मित देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड ये से आप याद करेंगे, बहुत ही वीवीआई हो जाता है, ठीक है। रबर डैम का उद्घाटन किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, ठीक है। रबर डैम ये 8 सितंबर 2022 को हुआ। उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार ने, ठीक है। और बांध की बात करें तो रबर डैम कहाँ पे है? गया जी बांध हो जाता है। किस नदी पे बनाई जा रही है? तो फल्गु नदी पे, याद रखिएगा, ठीक है। निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी और हैदराबाद स्थित एजेंसी ने इसे तैयार किया है। यह बांध 17 मिलीमीटर मोटे रबर से बना है, ठीक है। क्या होता है? मोटे रबर से क्या हुआ है? बना है। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं यहाँ पे। कुल लागत इसमें 312 करोड़ लगा है। पूछा जाएगा कि इस रबर डैम के बनाने में कितना रुपए का खर्चा हुआ? तो 312 करोड़ का खर्चा हुआ। ऊंचाई की बात करें तो 3 मीटर हो जाएगा और लंबाई की बात करें तो 411 मीटर हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। यह देश का सबसे बड़ा, कहता है देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर बांध हो जाता है। इसमें 60 से 65 मीटर ऊंचाई के 6 स्पैन है, ठीक है। और इस सेशन का हम लोग अंतिम सवाल करने जा रहे हैं। अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 31 नंबर सवाल हो जाता है हम लोग का। कहता है कि शरद यादव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है कि वह 7 बार राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है। और कहता है कि वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, ये लोकसभा के सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जन्म तिथि की बात करें तो इनका घर मध्य प्रदेश में होता है और 1 जुलाई 1947 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 1947 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और जन्म स्थान की बात करें तो बाबई गांव हो जाता है, नर्मदापुर मध्य प्रदेश में। राज्यसभा सदस्य रहे लेकिन 4 बार रहे। और लोकसभा सदस्य रहे 7 बार रहे। 4 बार बिहार के मधेपुरा से, 2 बार मध्य प्रदेश से और जबलपुर से 1 बार रहे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक बदायूं से रहे, ठीक है। जनता दल के पहले अध्यक्ष हैं शरद यादव और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, श्रम मंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हो जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो याद रखिएगा 12 जनवरी 2023 को हो जाती है। और इसी के साथ ये हमारा जो सेशन है ये समाप्त हो जाता है, ठीक है।
तो इस सेशन के लिए थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी और संगियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें, ठीक है, ताकि हमें और भी पता चले कि और भी क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। आप लोग अच्छे से एकदम रिवाइज करिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है।